हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ एक बेहद ही खूबसूरत, भावनाओं से भरी और दिल को छू लेने वाली कहानी, कापर करू सिंगार, जिसकी लेखिका है रीता झा। इस कहानी में आपको मिलेगा परिवार का प्यार, रिश्तों की गहराई, किस्मत के अनदेखे मोड़, मासूम शरारतें और एक ऐसी प्रेम कहानी जो धीरे धीरे आपके दिल में अपनी जगह बना लेगी। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं कापर करू सिंगार का पहला भाग। अगर आपको ऐसी शानदार कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सारा दिन सोती ही रहेगी क्या? घड़ी में समय देख, 9 बजने वाला है। शकुंतला देवी ने श्वेता के ऊपर से कम्बल खींचते हुए कहा। अरे बाप रे, मर गए, 9 बज गए। आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं उठाया मम्मी? आज कॉलेज में एनुअल डे है और उसमें मेरा प्रोग्राम है। आज तो पक्का सबके सामने डांट सुनने को मिलेगी। इतना कहकर श्वेता ने बिस्तर से लगभग छलांग लगा दी और बाथरूम में घुस गई। अच्छा मम्मी, मैं कॉलेज आ रही हूँ, श्वेता ने तेजी के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। अरे जरा धीरे उतर, इतनी जल्दबाजी में कहीं पैर वगैरह फिसल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर पैर हाथ तुड़वा लिया तो शादी भी नहीं होगी, शकुंतला देवी ने खींचते हुए माथे पर हाथ मारकर कहा। बात कोई भी हो, मगर आपकी बात तो शादी पर ही आकर खत्म होनी है, श्वेता ने लगभग गुस्से से कहा और बैग लेकर बाहर निकलने लगी। लो, अब गुस्सा तो इस लड़की की नाक पर ही धरा रहता है। अरे नाश्ता तो करती जा, पीछे से दादी माँ ने आवाज दी। श्वेता दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी हाथों में नाश्ते की प्लेट लेकर निर्मला चाची आ खड़ी हुई। निर्मला चाची को देखते ही श्वेता के कदम अपने आप रुक गए। न जाने ऐसा क्या था उनके चेहरे में कि श्वेता उन्हें देखते ही शांत हो जाती थी। उनकी खामोश लेकिन बोलती आंखों के सामने कहने को कुछ रह ही नहीं जाता था। आज भी निर्मला चाची ने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, चुपचाप नाश्ते की प्लेट श्वेता की ओर बढ़ा दी। और ये सब देखकर श्वेता के गले में कुछ अटक सा गया। उसने चुपचाप एक आलू का पराठा रोल करके हाथों में ले लिया और सिर झुकाकर खाने लगी। निर्मला ने अभी उसी खामोशी के साथ पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। पानी पीते पीते श्वेता ने कनखियों से निर्मला चाची की ओर देखा। उनके गौरवर्ण और दूध मिश्रित सुंदरी आभा वाले चेहरे पर खामोशी के साथ साथ एक अजीब सी अलौकिक दिव्य आभा भी छाई हुई थी। अभी अभी किचन से आई थी, इसलिए किचन की गर्मी में उनके गाल सुर्ख होकर दहक रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें बेशक थी, लेकिन इससे चेहरे की सुंदरता और बढ़ गई थी। श्वेता को अपनी निर्मला चाची से बहुत ही लगाव था और बहुत हमदर्दी भी थी, इसलिए कि वे उसे बचपन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और निर्मला देवी श्वेता को दिलो जान से चाहती थी। लेकिन अफसोस, वक्त और तकदीर ने उनके साथ बड़ा भद्दा मजाक किया था। ये सब सोचते हुए श्वेता ने पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखा और निर्मला चाची को प्रणाम करती हुई बोली, मुझे आशीर्वाद दीजिए चाची, आज मेरा प्रोग्राम ये हिट हो जाए। निर्मला ने मुस्कुराते हुए श्वेता के सिर पर हाथ रख दिया। क्यों, अभी देर नहीं हो रही है क्या? पीछे से दादी ने जोरों से चिल्लाकर कहा। न जाने क्यों दादी को निर्मला चाची फूटी आंख नहीं भाती थी। श्वेता ने एक बार मुड़कर खा जाने वाली नजरों से अपनी दादी की ओर देखा और बिना कुछ कहे बड़ी तेजी से घर से बाहर निकल गई। लो, आ गई महारानी जी, नूपुर ने श्वेता को देखते ही झलाकर कहा। तुम्हें तो मालूम है कि आज हमारा प्रोग्राम है, कब हम दोबारा से रिहर्सल करेंगे और कब स्टेज पर शो करेंगे? अमित ने कहा। अरे भाई, आप सारे के सारे एक साथ ही टूट पड़ोगे क्या बेचारी पर? उसे भी तो कुछ कहने का मौका दो, जानबूझकर तो उसने ऐसा किया नहीं होगा, प्रभा ने उसका बीच बचाव करते हुए कहा। अपनी स्कूटी को स्टैंड पर लगाते हुए श्वेता ने कहा, अब अगर आप लोगों की रामायण खत्म हो गई हो तो मैं भी कुछ कहूँ? देर हो गई, मैंने जानबूझकर देर नहीं की। और वैसे भी जितना वक्त आप सब मुझे लेक्चर देने में लगा रहे हो, इतनी देर में हम सब रिहर्सल की तैयारी कर लेंगे। चलिए रिहर्सल रूम में, कहते हुए श्वेता ने नुपुर का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई।
महारानी का एक्ट करते करते लगता है ये खुद को ही महारानी समझने लगी है। गुस्से से भुनभुनाते हुए अमित ने कहा और वे सब आगे बढ़ गए। कॉलेज में एनुअल डे पर श्वेता का पूरा ग्रुप अभिज्ञान शकुंतलम पर नाटक का मंचन कर रहा था, जिसमें श्वेता शकुंतला बनी थी और अमित दुष्यंत का रोल प्ले कर रहा था। रिहर्सल रूम में जाकर वे सब अब एक बार फिर से अपने नाटक के रिहर्सल को अंतिम रूप दे रहे थे, ताकि मंच पर कोई गलती ना हो। शकुंतला के कैरेक्टर में श्वेता सचमुच अनुपम सुंदरी लग रही थी। एक बार तो अमित भी टकटकी लगाए उसे देखता रह जाता था। ओए, मंच पर दुष्यंत का रोल करते करते सच में अपने आप को शकुंतला का दुष्यंत मत समझ लेना। अनिल ने अमित को कहनी मारी और अपनी एक आंख दबाते हुए कहा, क्या बकवास करते हो यार। अमित ने झेपते हुए कहा, कहने को तो उसने कह दिया था, लेकिन सचमुच श्वेता की सुंदरता और उसके बेबाकीपन से कब अपना दिल हार बैठा उसे खुद ही नहीं पता चला। तो बच्चों, तुम्हारी पूरी तैयारी हो चुकी है? कहते हुए नाटक की डायरेक्टर शिल्पा मैम ने रूम में प्रवेश किया। जी, हमारी ओर से पूरी तैयारी है, सारे लड़के लड़कियों ने समवेत स्वर में कहा। देखो, आज का दिन बहुत ही खास है। आज सूरजगढ़ की महारानी अपने बेटे के साथ ही कार्यक्रम की खास अतिथि है। मैं चाहती हूँ हमारे कॉलेज के बच्चे और उनके द्वारा किए गए प्रोग्राम से वे इतनी इम्प्रेस हो कि इस बार हमारे कॉलेज को तगड़ा डोनेशन दे। शिल्पा मैडम ने कहा, डोंट वरी, आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। अरे भाई, किसी और से इम्प्रेस हो या ना हो, ऐसा कौन है जो मुझसे इम्प्रेस ना होगा। श्वेता ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर मैडम से कहा और फिर अपनी छोटी उंगली दिखाते हुए कहा, मैं 1 मिनट में आई। कमाल है, तुम्हें अभी ही बाथरूम जाना था? किसी भी समय स्टेज पर हमारा नाम पुकारा जाएगा। खैर कोई बात नहीं, जाओ और जल्दी आओ। अजीब पागल लड़की है, सबको पागल बनाकर छोड़ेगी। भुनभुनाते हुए शिल्पा मैडम ने अपने सिर को ठोक लिया। इधर श्वेता अपने आप में बड़बड़ाते हुए तेजी से बाथरूम की ओर बढ़ी जा रही थी। आज के दिन इतना पानी पीने की क्या जरूरत थी, जबकि पता है कि आज स्टेज पर तुझे इतनी देर लगेगी। सचमुच तू पागल है श्वेता, बिल्कुल पागल है। कहते हुए उसने अपने गालों पर खुद एक चप्पट लगाई और तेजी से आगे बढ़ी। तभी सामने से आते हुए किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वे जमीन पर गिर जाती, उस टकराने वाले आगंतुक ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। थोड़ी देर के लिए तो श्वेता शॉक्ड रह गई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और उसकी बाहों से निकलकर अपने आप को संभालते हुए तिलमिलाकर बोली, अंधे हो क्या? अरे, इतनी बड़ी जीती जागती लड़की तुम्हें दिखाई नहीं देती? एक तो हमें पहले से ही देर हो रही है, ऊपर से पता नहीं कहाँ से टपक कर तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी। अब आधा घंटा और लगेगा मुझे वापस से तैयार होने में। श्वेता गुस्से से लाल पीली होती हुई उससे बोली, मगर इसमें मेरी क्या गलती है मैडम? आप ही बिना देखे तेजी से दौड़ती हुई इधर आ रही थी। उस बेचारे भले मानस ने बड़ी मासूमियत से कहा, चलो हटो, मुझे देर हो रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कहते हुए उसे लगभग धक्का मारते हुए वह आगे बढ़ गई और वे बेचारा लड़का हैरान परेशान होकर उसे देखता रहा और फिर कुछ पलों बाद अपने आप में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। श्वेता बाथरूम से निकलने के बाद जल्दी से मेकअप रूम में पहुंची और उसने अपने आप को दुरुस्त किया। तब तक वहां शिल्पा मैडम भी आ चुकी थी। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट हमारा ही प्रोग्राम है, इसलिए आप सब तैयार रहें। इतना कहकर वह नाटक के डायलॉग के पेपर लेकर स्टेज की ओर चली गई। स्टेज पर जब शकुंतला नाटक का मंचन शुरू हुआ तो सारे लोग दम साधे उन सबकी एक्टिंग देख रहे थे। शकुंतला के गेटअप में श्वेता को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सचमुच असली शकुंतला स्वयं ही स्टेज पर उतर आई हो और उस पर उसका वह भावप्रवण अभिनय सारे दर्शक मानो खो सी गए। नाटक के खत्म होने के बाद बहुत देर तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। अमित बार बार चोर नजरों से श्वेता को निहारे जा रहा था। सचमुच आज वह इतनी सुंदर लग रही थी कि उस पर से नजरें हटाए नहीं हट रही थी। आज श्वेता उसके दिल में बस गई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर नुपुर ने प्रभा को कोहनी मारी और आपस में आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए वे सब खिलखिलाकर हंस पड़ी।
उन सबको अपनी ओर देखकर खिलखिलाकर हंसते हुए देखा तो अमित ने झेपकर अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। सारे प्रोग्राम खत्म होने के बाद अब सबके पुरस्कार की बारी आई। जैसा कि सबको आभास था, पहला पुरस्कार श्वेता के ग्रुप को ही गया। जब प्रिंसिपल साहब ने अनाउंस किया कि जीतने वाले ग्रुप को सूरजगढ़ की महारानी गायत्री देवी और राजकुमार विक्रमजीत अपने हाथों से पुरस्कार देंगे, तो श्वेता ने फुसफुसाते हुए अमित से कहा, अरे यार, ये राजे राजवाड़े अभी तक हैं क्या? जहाँ तक मैंने सुना था, आज़ादी के बाद तो कोई राजा महाराजा का राज नहीं रह गया था। फिर अभी ये सब कहाँ से आ गए? ऐ चुप कर, मरवाएगी क्या? कहीं उन्होंने सुन लिया तो? अरे प्रभा, सुन तो, ये सूरजगढ़ की महारानी गायत्री देवी के बगल में कौन बैठा है? इसी ने तो मुझे टक्कर मारी थी, जिसके कारण मुझे इतनी देर हो गई। श्वेता ने प्रभा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हे भगवान, क्या बकवास कर रही है तू? अरे, गायत्री देवी के बगल में जो बैठा है ना, वे उनका बेटा विक्रमजीत है। और तू कह रही है कि इसी से टकराई थी? तू होश में तो है ना? और इससे पहले कि श्वेता कुछ कहे, गायत्री देवी और उनका बेटा दोनों कुर्सी से उठ खड़े हुए उनकी टीम को पुरस्कार देने के लिए। प्रोग्राम खत्म हो चुका था, लेकिन गायत्री देवी अभी भी स्टेज पर बैठी प्रिंसिपल साहब से कुछ बातें कर रही थी, लेकिन उनकी नज़रें श्वेता पर ही टिकी हुई थी। गायत्री देवी ने कॉलेज के प्रिंसिपल से श्वेता का पूरा बायोडाटा निकलवाया और उसके घर का एड्रेस लिखकर रख लिया। उधर राजकुमार विक्रमजीत की पर्सनालिटी को देखकर सारी लड़कियां मानो बेहोश सी हुई जा रही थी, और होती भी क्यों नहीं। आखिरकार विक्रमजीत की पर्सनालिटी वैसी ही थी जैसी लड़कियां अपने सपनों के राजकुमार में ढूंढती है, और यहाँ तो ये सच का राजकुमार था। अपने हाथों में पुरस्कार की शील्ड लेकर श्वेता खुशी खुशी उछलती कूदती हुई घर पहुंची। मम्मी, चाची, अरे कहाँ हो आप सब? श्वेता ने घर में घुसते ही अपना पर्स एक ओर फेंका और धम से सोफे पर बैठते हुए सबको आवाज लगाई, लो, आ गई तूफान मेल। घर में पैर रखा नहीं कि हो हल्ला शुरू। पता नहीं किस घर जाएगी, जहां भी जाएगी हमारे खानदान की नाक कटवाएगी। दादी ने गुस्से से भुनभुनाते हुए कहा। दादी की बात सुनते ही श्वेता ने घुरकर दादी को देखा, लेकिन इससे पहले कि कुछ कहे, निर्मला चाची को आते देख खामोश हो गई। श्वेता ने जैसे ही निर्मला चाची को देखा, वह उछलकर आगे बढ़ी और अपनी शील्ड उनके हाथों में देते हुए उनके गले से झूल गई। मुझे मालूम था कि सारे प्रोग्रामों में मेरी बच्ची ही अव्वल आएगी। इतना कहकर निर्मला चाची ने श्वेता का माथा चूम लिया। तब तक शकुंतला देवी भी आ चुकी थी और आते आते निर्मला की बातें सुन ली थी। चलो, भगवान की दया से किसी चीज़ में तो आगे है। मैं तो हर चीज़ में परफेक्ट हूँ मम्मी, बस आप लोग ही मुझे अंडर एस्टिमेट कर देते हो। कहते हुए श्वेता ने अपनी मम्मी के गले में बाहें डाल दी। शकुंतला देवी ने कुछ नहीं कहा, बस स्नेह के साथ उसे देखते हुए अपना आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रख दिया। आज क्योंकि रविवार का दिन था, इसलिए छुट्टी होने की वजह से सारे लोग घर में ही थे और आराम से धीरे धीरे अपने अपने काम निपटा रहे थे। शकुंतला देवी और निर्मला रसोई में खाने और नाश्ते का अरेंजमेंट कर रही थी, तो वहीं श्वेता के पिता रमेश जी बाहर लॉन में बैठे पेपर पढ़ रहे थे और चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। श्वेता की दादी माँ पूजा पर बैठी माला जप रही थी, लेकिन उनकी निगाहें चारों ओर घूम रही थी, मानो सबकी पहरेदारी कर रही हो। तभी उनके घर के आगे एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई। चाय पीते पीते उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो जिस किसी की भी वह गाड़ी थी, वे लोग उनके ही घर की ओर आ रहे थे। रमेश जी ने किसी को भी नहीं पहचाना। वे उत्सुकतावश उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर गेट खोलकर उनका स्वागत किया। जी नमस्कार, मैं आपकी बेटी श्वेता के कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। कहते हुए उन्होंने रमेश जी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। रमेश जी ने भी उनसे हाथ मिलाते हुए उनका स्वागत किया, लेकिन फिर भी उनकी नज़रें अभी भी बाकी लोगों पर टिकी हुई थी, जिन्हें वे पहचानते नहीं थे। उनके मन में एक उत्सुकता बनी हुई थी कि आखिर ये लोग कौन हैं और अचानक से उनके घर पर क्यों आए हैं। रमेश जी के चेहरे पर छाए हुए असमंजस के भाव को पढ़कर
प्रिंसिपल साहब ने खुद ही आगे बढ़कर साथ आए लोगों से उनका परिचय कराया। रमेश जी, ये है सूरजगढ़ की महारानी गायत्री देवी और ये उनके बेटे हैं विक्रमजीत। हमारे कॉलेज में कल के प्रोग्राम में आपकी बिटिया श्वेता ने भी हिस्सा लिया था और उसके ग्रुप को प्रथम स्थान मिला था। गायत्री देवी ने वही श्वेता को देखा और आप रहने दीजिए प्रिंसिपल साहब, अपना परिचय मैं खुद ही दे देती हूँ और आगे की बात भी खुद ही बता देती हूँ। गायत्री देवी ने प्रिंसिपल साहब की बातों को काटते हुए आगे बढ़कर कहा। रमेश जी के समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये लोग उसके घर क्यों आए हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये सूरजगढ़ की महारानी गायत्री देवी और उनके बेटे विक्रमजीत, वे क्यों आए हैं। न तो उनसे कभी जान पहचान रही है और न दूर दूर तक कोई रिश्ता रहा है, तो फिर यूं घर आने का क्या कारण है। कहीं श्वेता ने कॉलेज में इन लोगों के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की है। जरूर कुछ बात है, उसने जरूर कोई शरारत की है, तभी तो ये लोग यहाँ आए हैं। ऐसा सोचते हुए रमेश जी मन ही मन श्वेता के लिए गुस्से से भर उठे। उन्हें इस तरह विचार मग्न देखकर महारानी गायत्री देवी ने कहा, आप किस सोच में खो गए रमेश जी? क्या आप हमें बैठने को नहीं कहेंगे? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करती हैं आप। मेहमान तो भगवान के समान होता है। दरअसल मैं अचानक अपने घर आप लोगों को देखकर थोड़ा सा हैरान परेशान हो गया था। आइए चलिए घर के अंदर बैठते हैं। इतना कहकर रमेश जी मन ही मन शर्मिंदा होते हुए उन सबको अपने साथ घर के अंदर हॉल में ले आए और सामान सहित उन्हें बैठने का आग्रह किया। गायत्री देवी की निगाहें पूरे घर का जायजा ले रही थी। श्वेता की दादी माला जाप करते करते प्रश्न भरी नजरों से सबकी ओर देख रही थी। घर के हॉल में अपरिचित लोगों की आवाजें सुनकर शकुंतला देवी भी आ गई थी और वह भी आंखों ही आंखों में अपने पति से इनका परिचय पूछ रही थी। रमेश जी ने प्रफुल्लित मन से अपनी पत्नी से कहा, आइए शकुंतला जी, इनसे मिलिए। ये है सूरजगढ़ की महारानी गायत्री देवी जी और ये इनके सुपुत्र विक्रमजीत सिंह जी हैं और साथ में अपनी बिटिया श्वेता के कॉलेज के प्रिंसिपल जी हैं। लगता है श्वेता ने कॉलेज में जरूर इन लोगों के साथ कोई बदतमीजी की है। कुछ न कुछ तो उसने शरारत जरूर की होगी। शायद इसीलिए ये हमारे घर आए हैं, वरना इनके हमारे घर आने का और क्या कारण हो सकता है भला। अरे नहीं नहीं रमेश जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। श्वेता ने कोई शैतानी या शरारत नहीं की है। आप तो पूरी बात जाने बगैर ही बच्ची पर इल्जाम लगा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने रमेश जी को टोका। शकुंतला देवी भी आश्चर्यचकित थी कि इतने ऊंचे घराने के लोग जो कहीं की महारानी हैं, उनके घर क्यों आई है। उन लोगों से प्रणाम करने के बाद वह अपने मन में ढेर सारे सवाल लिए हुए रसोई में चली गई और वहां जाकर निर्मला के साथ इन लोगों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। इधर रमेश जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गायत्री देवी ने उनके मन की बेचैनी और परेशानी को भांप लिया था, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए रमेश जी से कहा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? थोड़ा परेशान तो हमें होना चाहिए कि हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वह पता नहीं हो पाएगा या नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, मन में ये प्रश्न तो जरूर बना हुआ है कि मुझ जैसे साधारण आदमी के घर आप जैसी महान हस्ती का आना कैसे हुआ। तो फिर लीजिए, हम आपकी इस शंका को भी अभी दूर किए देते हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने सारे परिवार वालों को बुला लें, ताकि अगर उनमें से किसी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने ही कह सके। गायत्री देवी ने बड़ी कोमलता के साथ मीठे स्वर में कहा। रमेश जी की जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी सबको बुला लेता हूँ। वैसे भी घर में हम हैं ही कितने जने। इतना कहकर उन्होंने अपनी पत्नी शकुंतला को आवाज लगाया। लीजिए, आ गई। ये है मेरी पत्नी शकुंतला और ये जो सामने जाप कर रही हैं, ये हमारी अम्मा जी हैं और जो किचन से चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आ रही हैं, वे मेरे छोटे भाई की पत्नी निर्मला है। रहा सवाल श्वेता का, तो आप सब उसे जानते हैं, वे हमारी इकलौती बिटिया है। एक साथ सबका परिचय करा दिया। गायत्री देवी बड़ी बारीकी से सारे लोगों का निरीक्षण कर रही थी। निर्मला जैसे ही उनके आगे चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आई,
उसे देखकर पल भर के लिए गायत्री देवी कहीं खो सी गई। इतना अप्रीतम सौंदर्य, वह भी इतनी सादगी के साथ। ताजुब है, आज के जमाने में तो मेकअप से लदे चेहरे ही ज्यादा मिलते हैं। सुंदरी गौरवर्ण चेहरे पर बड़े बड़े कमल के समान आंखें, जिन्हें देखकर लगता था कि उनकी गहराई का कोई अंत नहीं है। धनुषाकार भौं है, चौड़ा माथा और उस पर सजी बड़ी सी लाल बिंदी, लंबी पतली नासिका और गुलाब की कलियों के समान भरे भरे हुए होठ, जो बगैर किसी लाली के भी सुर्ख लाल थे। गायत्री देवी ने उसे देखा तो देखते ही रह गई। निर्मला ने बड़ी खामोशी के साथ नजरें झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और चाय नाश्ते को टेबल पर रखकर वापस रसोई में चली गई। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? शकुंतला देवी ने उन्हें टोका। ओह हाँ हाँ हाँ, मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि आज मैं आप लोगों से कुछ मांगने आई हूँ। गायत्री देवी ने अपने आप को संभालते हुए कहा। क्या कह रही हैं आप? आप इतने बड़े रियासत की महारानी हैं और हम अदने से लोग, हम भला आपको क्या दे सकते हैं? शकुंतला देवी और रमेश जी दोनों ने एक साथ हैरान होकर कहा। उनकी हैरानी देखकर गायत्री देवी मुस्कुरा पड़ी, जैसे हिरण को पता नहीं होता कि उसकी नाभि में ही वह कस्तूरी छिपी हुई है, जिसकी खुशबू से अभिभूत होकर वह उसे ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है। वैसे ही आप लोगों को भी नहीं पता कि आपके पास भी एक अनमोल रत्न है, एक बेशकीमती हीरा, जिसकी कीमत शायद आप लोगों को भी नहीं पता। गायत्री देवी झटके पर झटके दिए जा रही थी, जिसे समझने में वे सब नाकाम हो रहे थे। ये सब देखकर उन्हें और ज्यादा विषम परिस्थितियों में नहीं फंसाते हुए सीधे सीधे गायत्री देवी ने कहा, देखिए, वह अनमोल और बेशकीमती हीरा है आपकी बेटी श्वेता, जिसे मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। श्वेता के माता पिता तो जैसे आसमान से गिर पड़े। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हुए हैं। दूसरे ही पल उनके मन में शंका के विस्तर सर्प ने अपना फन फैलाया कि बिना जाने ये लोग मेरी बेटी का हाथ क्यों मांग रहे हैं, वह भी एक रियासत के राजकुमार के लिए। इन्हें तो अपने बेटे का विवाह किसी राजकुमारी से ही करना चाहिए। फिर आखिरकार क्या कारण है कि ये लोग मुझ जैसे मिडिल क्लास आदमी से रिश्ते जोड़ना चाह रहे हैं? शायद गायत्री देवी ने उनके मन में चल रहे द्वंद्व को भांप लिया था। उन्होंने उनकी शंका का निवारण करते हुए कहा, जानती हूँ रमेश जी कि आपके मन में हजारों सवाल चल रहे होंगे कि आखिर मैं आपके घर आपकी बेटी का रिश्ता मांगने क्यों आई हूँ, जबकि मैं किसी बड़े रियासत की राजकुमारी से भी अपने बेटे का विवाह कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था। बिना किसी लाग लपेट के रमेश जी ने अपनी बात कही। गायत्री देवी उन सबकी परेशानियों और मनोभाव को अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन वह खुद भी बड़े पेशो पेश में थी कि अपनी बात को उन लोगों के सामने किस तरह रखे कि उन्हें बुरा भी न लगे और उनकी बात मानने के लिए राजी भी हो जाए। इधर श्वेता के पिता रमेश जी स्वयं बहुत ही हैरान परेशान थे। वे अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक रियासत की महारानी उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आई है। तभी अपना जाप और पूजा बीच में ही छोड़कर श्वेता की दादी उठ खड़ी हुई और खुशी खुशी उतावलेपन से बोली, नहीं नहीं, हमें क्या आपत्ति होगी। मेरी पोती के तो भाग खुल गए, जो किसी रियासत के राजकुमार से उसकी शादी हो रही है। लेकिन अम्मा, इतनी जल्दबाजी में शादी ब्याह के फैसले नहीं होते। पहले अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ तो ले। आखिर श्वेता की सारी जिंदगी का सवाल है। पहली बार निर्मला ने अपना मुंह खोला। अरे कलमुही, अब तो तू चुप ही कर, बड़ी आई बीच में टांग अड़ाने वाली। यहाँ तुझसे बड़े लोग जो बैठे हैं वे मर गए हैं क्या, या उनमें कोई बुद्धि नहीं है? चल जा, अंदर जाकर अपना काम कर। अपनी सास द्वारा सबके सामने इस तरह झिड़कने जाने पर निर्मला चुपचाप सिर झुकाए अंदर चली गई, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लहराते हुए आंसू सबने देख लिए थे। आप निर्मला को ऐसे क्यों कह रही हैं अम्मा जी? वह ठीक ही तो कह रही है, आखिर हमारी बच्ची के पूरे जीवन का सवाल है। रमेश जी ने अपनी माँ को टोका। निर्मला के लिए सबके सामने खुद को टोके जाने पर श्वेता की दादी गुस्से से बल खाकर रह गई। ये सारी बातें देख सुनकर गायत्री देवी ने कहा, आप सभी के मन में जो शंका हो रही है उसका समाधान मैं खुद किए देती हूँ। दरअसल
विक्रमजीत के बड़े भाई भी हैं, जिनकी शादी हमने प्रतापगढ़ की राजकुमारी जया से बड़े धूमधाम के साथ की थी, लेकिन उन दोनों की ये शादी सफल नहीं रही। आप सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अब सिर्फ कागजों पर और नाम की रियासत और राजे महाराजे रह गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह भी सच है कि आज भी हमारे पास करोड़ों क्या अरबों की जायदाद है, लेकिन फिर भी वह पुरानी शान तो नहीं रही। और ऐसे में विदेशों में पली बड़ी प्रतापगढ़ की राजकुमारी ने शादी के बाद हमारे तौर तरीकों को न तो अपनाते हुए वह पश्चिमी सभ्यता में ही रंगी रही, जिसके कारण दोनों पति पत्नी में मतभेद होते रहे और अंततः राजकुमारी जया हमारे बड़े बेटे यानी अपने पति को छोड़कर वापस विदेश चली गई। हमारे बड़े बेटे आज भी अकेले हैं और इन सब बातों का उनकी मन स्थिति पर बहुत ही बुरा असर पड़ा, जिससे वह डिप्रेशन में चले गए। यही कारण है कि अब मैं किसी रियासत की राजकुमारी से नहीं, बल्कि एक अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी सुंदर और सुशील लड़की से ही अपने छोटे बेटे विक्रम जी की शादी करना चाहती हूँ। इन सारी बातों को आप हमारी रियासत में जाकर पता कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगे कि ये सारी बातें सही है और मैं सच कह रही हूँ, तभी आप खुशी खुशी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कीजिएगा। गायत्री देवी ने गंभीर होकर पूरी स्पष्टता से अपनी बात उन लोगों के सामने रख दी। थोड़ी देर तक तो कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस रहा। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप तो जानती हैं कि अब वह पहले वाला जमाना नहीं रहा। हमें अपने बच्चों की राय भी ले लेनी चाहिए। मैं एक बार श्वेता से भी बात कर लूँ और फिर हम इन दोनों बच्चों को एक दूसरे से मिलकर अपने अपने विचार व्यक्त करने दें। मेरे विचार से तो यही उचित रहेगा। ये बात सुनकर गायत्री देवी का चेहरा चमक उठा। उन्होंने खुशी खुशी कहा, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आप श्वेता से बात कर लीजिए, मैं भी विक्रम से एक बार फिर से पूछ लेती हूँ। उसके बाद ये दोनों बच्चे आपस में मिलकर जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। इसके बाद सबने मुंह मीठा किया और दोबारा शीघ्र मिलने का वादा करके चले गए। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ, आखिर इस रिश्ते में बुराई क्या है? लोग तो तरसते हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता किसी ऊंचे घराने में हो, और तुम्हारे पास बैठे बिठाए ये रिश्ता चलकर आया है, तो तुम इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हारे बुद्धि को? श्वेता की दादी ने गुस्से से तुनकते हुए अपने बेटे से कहा, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है माँ। किसी लड़की के लिए सारी जिंदगी का सवाल होता है। भगवान न करे अगर परिवार अच्छा ना हुआ या लड़का अच्छा ना हुआ, तो फिर उसके बाद जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ लड़की भुगतती है। और फिर उसका जीता जागता उदाहरण तो हमारे खुद के घर में ही है। रमेश जी ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? हमने किसका बुरा किया है? श्वेता की दादी चमकते हुए बोली, क्यों माँ, आप निर्मला को कैसे भूल सकती हैं? आज उसकी बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ हम ही लोग हैं, उसमें भी खास तौर से सिर्फ और सिर्फ आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं? सबकी बर्बादी का ठीकरा मेरे सिर ही फोड़ो। मैं हूं ही इतनी बुरी, सबके लिए बोझ जो बन गई हूँ। दादी ने अपना अंतिम अस्त्र चलाया। माहौल गर्म देखकर शकुंतला देवी ने आगे बढ़कर बात को बढ़ने से रोका और अपने पति को लेकर अंदर कमरे में चली गई। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन इन सारी घटनाओं से अनजान श्वेता हमेशा की तरह उछलती कूदती हुई जिम से वापस घर आ गई थी। क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? श्वेता ने जब मुंह बनाकर पूछा तो शकुंतला देवी के चेहरे पर अपने आप हंसी आ गई। तू नहीं थी ना घर पर, इसलिए सन्नाटा छाया हुआ है। अब आ गई है तो वैसे ही घर में रौनक आ गई है। जा, जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, मैं अभी नाश्ता लगाए देती हूँ। शकुंतला देवी ने बड़े प्यार से श्वेता को निहारते हुए कहा। आज नाश्ते की टेबल पर भी बड़ी खामोशी थी। श्वेता ने देखा उसके पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, तो वहीं दादी गुस्से से चिड़चिड़ाकर कोने में बैठी हैं। मामी भी चुपचाप सिर झुकाए धीरे धीरे नाश्ता करने की एक्टिंग कर रही थी, और निर्मला चाची तो हमेशा की भांति खामोश अपने भाव विहीन चेहरे के साथ काम में जुटी हुई थी। उसे लगा कि जरूर कोई ना कोई बात तो है, वरना आज छुट्टी वाले दिन घर में इस तरह का माहौल तो नहीं रहता है, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर पर पापा जहाँ चाय की फरमाइश करते हैं, वहीं मम्मी हर बार उन्हें टोकती है और फिर थोड़ी देर बाद चाय का प्याला लाकर हाथ में थमा देती है।
दादी का अपना रामायण पाठ एक और चलता रहता है। क्या बात है पापा, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? क्योंकि जिस दिन छुट्टी हो और हम लोग घर में एक साथ हो तो इतनी शांति कभी नहीं होती। वैसे भी आप लोग के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही है। अरे टेंशन काहे की, मैं तो कहूँ कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरे बाप की। घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आया है और ये लोग हैं कि उसमें मीन मेख निकालने में तुले हुए हैं। काफी देर बाद दादी का गुस्सा फूटा। रिश्ता आया है? किसका रिश्ता आया है पापा? क्या बात है, मुझे साफ साफ बताइए। श्वेता अब सचमुच टेंशन में आ गई थी। आज सुबह सुबह तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ सूरजगढ़ की महारानी गायत्री देवी अपने बेटे के साथ हमारे घर आई थी और उन्होंने अपने बेटे विक्रमजीत के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। निर्मला चाची ने श्वेता के सिर पर अपना हाथ रखते हुए धीमे स्वर में कहा। क्या? ये क्या कह रही हैं चाची आप? श्वेता आश्चर्य से निर्मला चाची का मुंह देखने लगी। निर्मला सही कह रही है श्वेता, शकुंतला देवी ने अपनी बेटी से कहा। बिल्कुल नहीं, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। इतना कहकर श्वेता गुस्से से डाइनिंग टेबल से उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में जाकर धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया।